शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिससे जीवन में बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं और शिक्षा प्रणाली में भी समय के अनुसार बहुत से बदलाव किए गए हैं जिससे हमारे युवाओं को, हमारे बच्चों को नई प्रणाली के साथ जुड़कर रोजगारोन्मुखी क्षेत्र से जोड़ा जा सके। आज नई शिक्षा नीति को लेकर हम बातचीत करने वाले हैं और साथ ही इस बातचीत के लिए हमने एक ऐसी विभूति को आमंत्रित किया है जिनके पास शिक्षा के क्षेत्र में न केवल बहुत लंबा अनुभव है बल्कि वे चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के कुलपति भी हैं। प्रोफेसर अजमेर सिंह मलिक साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले आपसे हम यही जानना चाहेंगे, जो विषय है आज का, कि नई शिक्षा नीति ये आखिर क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? जैसे आपने कहा कि नई शिक्षा नीति जो है समय के अनुसार हमें बदलाव लाने पड़ते हैं, क्योंकि समाज की या आज के परिवेश में कहें मार्केट की जो आवश्यकता है उसको शिक्षा नीति के माध्यम से हम उस तरीके के जो प्रवीण, जिसको हम स्किल्ड लेबर फोर्स कहते हैं, वो मिल पाती है। जी। आज की ज़रूरत कल की ज़रूरत के अनुसार बनाने के लिए हमें उसमें शिक्षा में बदलाव लाना चाहते हैं। जी। जैसे हमने प्राइवेटाइजेशन और इकोनॉमिक लेवलाइजेशन देश में किया तो उसके माध्यम से एक नए प्रकार की संस्कृति, ये नए प्रकार की आवश्यकता, जिसको हम लेबर ट्रेंड्स कहते हैं, मार्केट के जो ट्रेंड्स हैं उसके अनुसार आई। तो सरकार ने काफ़ी समय से इस तरीके की शिक्षा नीति को बदलने का एक प्रस्ताव रखा था, उस पर काम चलता रहा था और आखिर में हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नाम से 2020 के नाम से हम उसको लाए। इस शिक्षा नीति में 2-3 बातें जो हैं बहुत इम्पोर्टेंट हैं। पहली बात तो ये है कि हम इस तरीके के एकेडमिक प्रोग्राम या इस तरीके के विषय में शिक्षा दें जो विषय हमारी मार्केट से संबंधित हो। दूसरी बात ये है कि इस शिक्षा नीति में आज की जो टेक्नोलॉजी है उसका समावेश होना चाहिए। तीसरी बात, हम क्योंकि शिक्षा जो हमारे यहाँ ट्रेडिशनल जो परंपरावादी शिक्षा की प्रणाली थी वो बहुत पुरानी थी और जिसको हम कई बार कहते हैं कि ब्रिटिश राज के दौरान जिस तरीके की आवश्यकता थी उस आवश्यकता अनुसार बनाया गया था। सही है कि कुछ उसमें बदलाव किए थे, लेकिन हमारे इस लिबरलाइजेशन के प्रोसेस के तहत, प्राइवेटाइजेशन के प्रोसेस के तहत बहुत सारी चीज़ें आनी थी जी। तो उसमें उस टेक्नोलॉजी के साथ साथ हमने उन बच्चों में उन जो हमारे विद्यार्थी हैं उसमें उस तरीके की जो निपुणता, जिसको हम कहेंगे प्रोफेशनल स्किल और सॉफ्ट स्किल, ताकि वो रोज़गार प्राप्त कर सके किसी भी पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर में या अपना स्वयं का रोज़गार शुरू कर पाए। एक और इम्पोर्टेंट बात जो इसमें कही गई है वो है कि इसमें जो व्यक्ति है, जो विद्यार्थी है, उसमें जो निहित क्वालिटीज़ हैं, उसमें जो गुण हैं, उन गुणों का वो सदुपयोग कर सके अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए। तो इन सब बातों को समावेश करने के साथ इस शिक्षा नीति का जो उद्देश्य है या इस शिक्षा नीति का जो क्यूरिकुलम है, जिसको हम शैक्षणिक मापदंड इस तरीके से तैयार करते हैं या शैक्षणिक खाका इस तरीके से तैयार करते हैं कि विद्यार्थी का विकास हो, विद्यार्थी अपनी रोज़गार पा सके, विद्यार्थी जो है एक बेहतर ज़िंदगी जी सके, विद्यार्थी में उस तरीके की निपुणता हो जिस निपुणता के आधार पर उसमें एक स्वयं में एक विश्वास, जो आत्मविश्वास पैदा कर सके। बिल्कुल, उसमें जो प्रतिभा है उसको पहचान कर उसे निखारने की ज़रूरत है और इसी पहलू पे काम किया जाएगा। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में आपके आने के बाद बहुत से प्रयोग हुए हैं, उनकी भी चर्चा हम करना चाहेंगे। वो किस तरह के प्रयोग आपने किए? लगभग 2 वर्ष पहले मैंने, जब कोविड का समय था, तो उस वक्त कुलपति के तौर पर यूनिवर्सिटी में मैं ज्वाइन किया था, उससे मैं जुड़ा था और यहाँ पर जिस तरीके का समय था और जिस तरीके की बातें चल रही थी तो उसमें लगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 उस वक्त आई थी। हमने बहुत सारे शिक्षाविदों के साथ ख़ास तौर पर दिल्ली में जाकर हमने इंडिया इंटरनेशनल सेंटर पर एक वर्कशॉप का आयोजन किया। उस वर्कशॉप में हमने जो विदेश के, ख़ास तौर पर जो दिल्ली स्थित थे,
उन लोगों को जो एमिनेंट एजुकेशनिस्ट हम उनको बोलते हैं, बड़े बड़े पदों पर हैं वो, और उनको हमने बुलाया, उनसे हमने सीखने की कोशिश की कि हम किस तरीके से इसको एक जो यूनिवर्सिटी स्तर पर इसको लागू कर सकते हैं जी। हमें काफ़ी लाभ वहाँ से मिला। उस लाभ के अनुसार हमने पिछले ही सत्र में जो एकेडमिक सेशन था उसमें 6 जो 4 ईयर डिग्री कोर्सेज को हमने शुरू कर दिया था जी। उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी कि 4 ईयर डिग्री कोर्स तो एक समय की बात थी, लेकिन जो भी करेक्टरिस्टिक्स थे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उन चीज़ों को हमने उसमें समावेश किया। दूसरी उसमें हमने कोशिश की कि हर शिक्षा के उस पर एकेडमिक प्रोग्राम के साथ हम उसके से संबंधित जो सॉफ्ट स्किल है जो बच्चे को मिलनी चाहिए सभी को, और उसी में जो शैक्षणिक जो निपुणता है जिसको हम प्रोफेशनल स्किल भी कहते हैं, तो वो प्रोफेशनल स्किल्स होनी चाहिए। और उसको जो स्पोर्ट्स या कल्चरल एक्टिविटीज़ या जिसमें हम यूँ कह सकते हैं वैल्यू बिल्डिंग जो है बच्चे में किसी जो मूल्यों का जो समावेश उसकी व्यक्तित्व में हो, उस तरीके की बातों को लेकर हमने उस तरीके के कोर्स को डिजाइन किया। हमने उस वक्त में 6 कोर्सेज जो है 6 एकेडमिक प्रोग्राम्स में उनको कहूँगा शुरू किए थे, और हमारे 1 साल के एक्सपीरियंस के बाद हमने इस साल भी 6 नए जो एकेडमिक प्रोग्राम्स हैं उसके लिए हमने जो बहुत इम्पोर्टेंट 2 इंस्टीट्यूशन से सेटअप की। एक है उसको हम यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ ग्रेजुएट स्टडीज़ कहते हैं, जहाँ पर वो जो एजुकेशन या प्रोफेशनल जो एजुकेशन उनको दी जाती है। दूसरा हमने एक यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ आउटरीच प्रोग्राम वहाँ पर सेटअप किया जो स्किल के जो सॉफ्ट स्किल और प्रोफेशनल स्किल्स देने के लिए एक यूनिवर्सिटी में नोडल सेंटर है जी। इसके अलावा हमारा जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, कल्चरल एक्टिविटीज़ डिपार्टमेंट है, उनके साथ उसका समावेश किया। हमारे दूसरा साल है यानी तीसरा सेमेस्टर है, उसके साथ वो बच्चे आए हुए हैं। पहले वर्ष जो थे लोगों को क्योंकि बहुत सारा पता नहीं था तो थोड़ा सा अट्रैक्शन कम था, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे विद्यार्थी उन कोर्सेज में उन्होंने ज्वाइन किया और इस साल जो है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव है। हमने कोशिश की है कि हम उस तरीके के कार्यक्रम एकेडमिक प्रोग्राम उस तरीके के चलाएं जो एम्प्लॉयमेंट से ओरिएंटेड हो, ताकि उनको आजीविका मिल सके। बिल्कुल सर, कोविड का जो दौर रहा उसमें पढ़ाने की जो प्रक्रिया थी उसमें बदलाव किया गया, एक तरह से ऑनलाइन व्यवस्था जो है लागू की गई थी। विश्वविद्यालय में उस दौर में किस तरह के इस पहलू पर प्रयोग हुए? ये सही है, एक बहुत बुरा वक्त था वो जी, और उस बुरे वक्त में क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑलमोस्ट सभी यूनिवर्सिटी शायद डिजिटलाइज भी हुई है और ऑनलाइन एजुकेशन हमने दी। जी शूट हमारे पास था तो जी शूट के माध्यम से जो क्लासरूम सिस्टम थे उसको क्रिएट किया गया था। लेकिन साथ के साथ में क्योंकि एक प्रदेश के कोने में यूनिवर्सिटी है, लेकिन एक सबसे बड़ी बात ये है कि उस यूनिवर्सिटी में छोटी भी है और बहुत बैकवर्ड एजुकेशनली बैकवर्ड एरिया में है, लेकिन फिर भी जो वहाँ के स्टूडेंट्स हैं उन स्टूडेंट्स का जो सीखने की प्रवृत्ति है, आगे बढ़ने की जो लालसा है वो काबिल तारीफ़ है। ख़ास तौर पर इस एक्सपेरिमेंट का अगर मैं जिक्र करूँ कि कोविड में कुछ हमें राहत मिली थी तो उस वक्त सवाल आया था उनके एग्जामिनेशन को लेके। यूनिवर्सिटी ऑनलाइन एजुकेशन लेने में ज़्यादा सा तैयार नहीं थी क्योंकि हमारे पास उस तरीके का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। लेकिन जब कुछ स्टूडेंट्स आए और उन्होंने कहा कि हमारा ऑफलाइन एग्जामिनेशन लें, मैं बड़े गर्व के साथ और खुशी के साथ आपसे ये शेयर कर रहा हूँ कि हमारे जो स्टूडेंट्स थे, जिसको मैं कह सकता हूँ 99% स्टूडेंट्स ने कहा हम ऑफलाइन एग्जामिनेशन देंगे। हमने जो ऑनलाइन सीखा है या उस पर जिस तरीके के रिसोर्सेज टीचर्स ने अवेलेबल कराए हैं अपने लेक्चर के माध्यम से, उनके साथ इंटरेक्शंस के, वो काबिल तारीफ़ रहा। कोविड का एक बहुत बड़ा फ़ायदा शायद है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज करने में, ख़ास तौर पर एजुकेशन के क्षेत्र में सभी टीचर्स को और सभी स्टूडेंट्स को उसमें
एक्सपर्ट ही हो गए तो उस तरीके की जो बातें शुरुआती दौर में तो सर बड़ी चुनौतियां सामने रही होंगी, क्योंकि जो डिजिटल वर्ल्ड है इससे जो है सभी लोग जो है कह सकते हैं वाबस्ता नहीं थे, एक तरह से जो है फ्रेंडली नहीं थे। तो शुरुआत में तो काफ़ी चुनौतियां सामने आई होंगी। नहीं है, अब भी है उससे, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले कहा एजुकेशनल बैकवर्डनेस है। कुछ जो गरीब परिवारों के बच्चे हैं तो वो अब भी शायद उस तरीके की टेक्नोलॉजी में ज़्यादा अभ्यस्त नहीं है और उन चीज़ों को शायद उनको एक्वायर करने में भी वक्त लगेगा। लेकिन मोस्टली जैसे कि आजकल हमारी टेक्नोलॉजी है वो फ़ोन में भी है, वो उसके लैपटॉप में भी है, वो उसके कंप्यूटर में भी है और उस तरीके की जो चीज़ें रही हैं। दूसरा कि जिस तरीके का आजकल का प्लेटफॉर्म है तो मेरा ख्याल है कि बेटर होम्स के बच्चे तो बचपन से ही उन चीज़ों को सीख लेते हैं, लेकिन हमारे टीचर्स और फैकल्टी मेंबर्स जो हैं उनका इस मामले में मदद भी करते रहे जी। हाँ, दूसरी बात ये है कि हमने यूनिवर्सिटी लेवल पे ये ज़रूरी है NEP 2020 के तहत, क्योंकि हम जब सॉफ्ट स्किल्स की बात करते हैं तो हमने बहुत सारी लैब जो हैं स्थापित की हुई है। हमारी कोशिश है कि हम हर स्टूडेंट को, ख़ासतौर पर जो 4 ईयर डिग्री कोर्स में NEP 2020 के तहत जो हमने एकेडमिक प्रोग्राम्स बनाए हैं उनके तहत जिनको भी एडमिट करें तो उसको बहुत सारी, क्योंकि इसमें भी बहुत सारी सिंपली एक टीचिंग लर्निंग का बात एक अलग है, लेकिन उसका यूज़ ख़ासतौर पर अपनी लाइफ में या अपनी प्रोफेशनल लाइफ में उसका करना वो थोड़ा सा टेक्निकलिटीज़ है। और हम चौधरी देवलाल विश्वविद्यालय में इस तरीके के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कर भी रहे हैं और लगभग कोशिश करेंगे कि हम सभी स्टूडेंट्स को उस तरीके से सिखा भी पाए। प्रैक्टिकल नॉलेज की ओर ज़्यादा विशेष ध्यान दिया जा रहा है। आपके यहाँ कम्युनिटी रेडियो भी है, सामुदायिक रेडियो स्टेशन भी है, उसके बारे में हमारे तमाम दर्शकों को थोड़ा सा बताएं कि कैसे वहाँ पे जो है बच्चों को प्रैक्टिकल करने को मिलता है। सामुदायिक रेडियो का जो सवाल है बहुत समय से वो चल रही थी जी, और उस पर उस तरीके के प्रोग्राम को कराने के लिए जो हमारा मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है वो उनको उस तरीके की ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। बीच में कुछ वक्त में कोरोना काल के दौरान उस तरीके का जो काम था, ख़ासतौर पर उसकी जो टेक्नोलॉजी थी, क्योंकि हमने बहुत पहले उसको लिया था तो उसमें कुछ हमें समस्याएं आई हुई थी, लेकिन अब दोबारा से हमने उस सिस्टम को शुरू कर दिया है। हमने ना केवल उसको शुरू किया है बल्कि उसको हम अपग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं और आने वाले समय में मुझे लगता है, क्योंकि उसमें लाइसेंसिंग और दूसरी प्रक्रिया उसमें इन्वॉल्व रहती हैं, तो आने वाले टाइम में हम एक अच्छा रेडियो स्टेशन और उस तरीके के प्रोग्राम आप लोगों का भी सहयोग लेंगे, क्योंकि आप यहाँ हिसार में उस काम को कर रहे हैं। हम भी शायद आपको फॉलो करते करते उस लेवल पे पहुँच जाए, ऐसी हमारी आशा है, हम ऐसा कर पाएंगे। जी, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में बहुत लंबा समय बीता आपका और एज ए प्रोफेसर आप रहे वहाँ पर, तो ये जो वक्त था, ये जो दौर था, कैसा अनुभव रहा? क्योंकि पब्लिक एड जो है विषय आपका रहा, वो अनुभव हमसे ज़रूर साझा करें। अगर आज जो कुछ भी हूँ मैं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की देन हूँ जी। मैंने अपना जो स्नातक जो पोस्ट ग्रेजुएशन जो है वो राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर से किया था। उसके बाद मुझे जो मैंने PhD का जो प्रोग्राम था फिर वहाँ पर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में, क्योंकि मैं हरियाणा का रहने वाला था तो उसमें मैंने वहाँ ज्वाइन किया और उसके बाद वहीं पर मुझे जॉब मिल गया असिस्टेंट प्रोफेसर का। शुरू में लगता था कि टीचिंग का काम है, रिसर्च का काम है जी। लेकिन बाद में जब एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ आई तो बहुत सारी चीज़ों के साथ हम जुड़े रहे। तो वहाँ पर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का एक नाम है, एक ब्रांड है वो, और उसके नाम से वो नाम, क्योंकि मैंने भी उस नाम का सहारा मुझे भी मिला, काफ़ी सपोर्ट मिली। बाहर जाते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की क्या मतलब साख है, उस तरीके की बातें हैं। तो वहाँ उस प्लेटफॉर्म से हम बाहर बहुत सारी चीज़ों से जुड़े, चाहे वो नेशनल लेवल की इंस्टीट्यूशंस थी, स्टेट लेवल की इंस्टीट्यूशंस थी। कुछ कॉन्फिडेंशियल असाइनमेंट होते हैं तो उनको जिक्र करना सही नहीं रहेगा। तो वहाँ से बहुत कुछ सीखा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारा मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज थे, मूक्स हम जर्नली उनको बोलते हैं,
उसमें वहाँ पर रहते हुए मुझे मौका मिला और मैंने वहाँ पर 2 मूक्स यानी 2 कोर्सेज जो थे वो तैयार किए। उन दोनों कोर्सेज में मतलब वह कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की देन है, वहाँ के नाम की देन है। वहाँ पर जो मैंने सीखा है एज ए टीचर भी मैंने सीखा है तो उसकी वो वहाँ पर है। और मैं आपको बड़े गर्व से बता रहा हूँ कि मैं पहला व्यक्ति हूँ जिसने पहला 7 लोगों ने मूक्स बनाया था, डेवलप किया था। मैंने पहली बार जो ऑफलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट किए थे, हमारा जो इंट्रोडक्शन टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उस कोर्स का, तो वो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय इतिहास में पहला बना। तो इससे बड़ी और अचीवमेंट मेरे नाम, मुझे जो सेटिस्फेक्शन है उस बात से, तो वो बिल्कुल काबिल तारीफ़ है। तो वहाँ का जो भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ की हैं, वहाँ बहुत सारे MOU में रहा हूँ, बहुत सारे प्रोग्राम किए, लेकिन वहाँ का जो प्लेटफॉर्म है, वहाँ की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, वहाँ की जो फ्रीडम है, एकेडमिक फ्रीडम है, वो मेरा ख्याल है कि मुझे लास्ट अपनी ज़िंदगी के लास्ट तक वो हमेशा याद रहेगी। बहुत कुछ दिया वहाँ से। बिल्कुल। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में आपने बहुत से प्रयोग किए, और क्या जहन में आपके आता है कि जो आप अपने ख्वाबों में सोचते हैं कि कुछ इस तरीके के बदलाव और होने चाहिए जिससे विश्वविद्यालय के न केवल विद्यार्थियों को लाभ मिले बल्कि इसकी जो साख है, इसकी खूबसूरती है, वो पूरे विश्व स्तर पर जो है कहीं ना कहीं चमकती हुई नज़र आए? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। मैं आपका धन्यवाद करूँगा इस बात के लिए कि मैं चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के बारे में आपको कुछ बता सकूँ। पहली बात है कि यहाँ पर जो सबसे पहली बात है कि NEP 2020 की इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस हरियाणा में, शायद देश में पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में पहली बार हम शुरू कर पाए हैं। मैं अपनी फैकल्टी को और स्टाफ को, नॉन टीचिंग स्टाफ को इसके लिए धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने मुझे उस मामले में बहुत कोऑपरेट किया, बहुत सहयोग दिया, उसकी बदौलत हम ऐसा कर पाए। दूसरी बात, जब मैंने ज्वाइन किया था तो यहाँ पर 2700 स्टूडेंट थे, PG स्टूडेंट्स थे, और जो प्रोग्राम्स थे वो बहुत लिमिटेड थे। उसमें अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट का एक कम्बिनेशन नहीं था जी। लेकिन आजकल यूनिवर्सिटी सिस्टम पर अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट एक कॉन्टिन्यूम ही माना जाता है और उसमें अलग अलग से उसको देखा नहीं जाना चाहिए। तो इस बार मतलब 2 साल में ही स्ट्रेंथ हमारी 2700 से 4000 के ऊपर है। आने वाले टाइम में उसमें आज भी शायद इस तरीके के प्रोग्राम हैं कि जो एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड प्रोग्राम है। प्राइवेट सेक्टर में तो अवेलेबल हैं वो, लेकिन सिरसा जैसे एक आइसोलेटेड एरिया में वो पब्लिक की यूनिवर्सिटी में भी होने चाहिए, क्योंकि सभी बच्चे प्राइवेट सेक्टर को अफोर्ड नहीं कर सकते। तो हमारे जो गरीब बच्चे हैं खास तौर पर उनको इस तरीके की, मोरोवर पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी में अगर इस तरीके के प्रोग्राम्स हैं तो एक वो रोल मॉडल बन सकते हैं। तो उस तरीका का काम किया। अब प्रेजेंट में हमारे 4 टीचिंग ब्लॉक हैं, 2 टीचिंग ब्लॉक और हम उसमें ऐड कर रहे हैं, उन पर काम शुरू हो गया है। क्योंकि जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स का बढ़ता जाएगा, तो हमें टीचिंग ब्लॉक्स की भी ज़रूरत होती है। नई फैकल्टी है, पहले हमारे पास 60 के आसपास की फैकल्टी थी, अब सरकार ने हमें सैंक्शन कर दी है। लगभग इतने लोग और हम ऐड कर रहे हैं, जनवरी तक शायद हम उस काम को कर पाएंगे। एक बड़ा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट था कि जैसे कि NTA या UPSC या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, उसके लिए ऑनलाइन एग्जामिनेशन का ट्रेंड आ गया है, लेकिन सिरसा सिटी में या सिरसा के आसपास कोई भी इस तरीके का सेंटर नहीं था और उसमें सवाई जो उनको हिसार तक आना पड़ता था, सभी शायद अफोर्ड नहीं कर सकते। तो हमने एक डाटा सेंटर की बहुत बड़ी बिल्डिंग, जिसमें हम लगभग 300 स्टूडेंट्स को एक साथ एग्जामिनेशन कर पाएंगे। NTA के साथ या दूसरी इस तरीके की कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन करने वाली इंस्टीट्यूशंस के साथ कोलैबोरेशन होकर हम उस फैसिलिटी को वहाँ यूनिवर्सिटी लेवल पर, उससे हमारी यूनिवर्सिटी की ब्रांडिंग भी होगी और उनकी जो स्टूडेंट्स की नीड है वो भी फुलफिल होंगी। एक और इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट जो हम मतलब कोर्सेज के कि हमने वहाँ पर जो एक स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर उस यूनिवर्सिटी में नहीं था कि स्टूडेंट्स मिलके कहीं बात तो करें, क्योंकि सवाल फॉर्मल एजुकेशन का नहीं है, इनफॉर्मल एजुकेशन का भी है।
ट्रेनिंग सेंटर जैसे यूकोप का बताया कि हम स्किल प्रोवाइड कर सकें, टीचर्स को भी स्किल जो भी फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं या नॉन टीचिंग को ट्रेनिंग की बात है या स्टूडेंट्स को स्किल्स सिखाने की बात है, उस तरीके के काम हमने वहाँ पर शुरू किए हुए हैं। कोशिश है आने वाले टाइम में शायद हम जैसे कि हमारे नए तरीके की उनसे हॉस्टल्स की फैसिलिटी है, हॉस्टल की फैसिलिटी में अब इस साल हमारे पास क्योंकि 2700 से 4000 हो गए, तो उससे गर्ल्स हॉस्टल है, बॉयज हॉस्टल्स है, उनकी कमी होगी, वो भी पाइपलाइन में है। सरकार ने कुछ मामले में हमें सैंक्शन दे दी है, कुछ मामले में अंडर प्रोसेस है। तो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ का हमारे पास मल्टीपर्पज़ हॉल है, उस तरीके की एक्टिविटीज़ का, लेकिन हमारे पास ट्रांजिट हॉस्टल नहीं है, उसकी भी हमें सैंक्शन मिल चुकी है, हम उसको कर रहे हैं। तो मुझे लगता है आने वाले साल 1.5 साल में यूनिवर्सिटी का जो साइज़ है इन टर्म्स ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स वो लगभग डबल हो जाएगा और उसकी अपनी एक प्रेजेंस होगी। तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में ख़ास तौर पर वहाँ पर कई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है कॉलेज के फॉर्म में, प्राइवेट सेक्टर में ही है मोस्टली और गवर्नमेंट के भी 2 कॉलेजेस है, लेकिन कॉलेज होना और एक यूनिवर्सिटी होना, और अगर यूनिवर्सिटी उन कॉलेज के साथ एक इफेक्टिवली कोऑर्डिनेट कर पाए तो उस जैसी उस वहाँ पर इस तरीके का है। एक और बात जो बहुत इम्पोर्टेंट है शायद उस यूनिवर्सिटी के लिए और मेरे लिए तो है ही वो, कि हमने कोशिश की थी कि हम इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ स्टूडेंट्स करें। NEP 2020 में भी इस बात पर बहुत फोकस किया गया है। उसमें हमारे अब एट प्रेजेंट 12 रिसर्च स्कॉलर्स हैं जो इराक या दूसरे देशों से हैं, जो अभी परस्यू कर रहे हैं अपने PhD प्रोग्राम का। इराक की गवर्नमेंट ने हमें लिखा है कि वो उनके साथ एकेडमिक कोलैबोरेशंस कर ले। साथ में अभी इंडोनेशियन एक डेलीगेशंस आया है और हम 9 यूनिवर्सिटी के साथ बातचीत कर रहे हैं कि वहाँ के स्टूडेंट्स यहाँ कुछ प्रोग्राम्स के साथ आए। तो इस तरीके से हम बिल्कुल काम कर सर, आखिर में जो है तमाम जो दर्शक देख पा रहे हैं इसमें बहुत से यूथ हैं, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे दूरदर्शन के माध्यम से? मैं ख़ास तौर पर सभी स्टूडेंट्स को ये कहूँगा या जो भी ऑडियंस है उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी जो कि लगभग 18 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है और किसी भी यूनिवर्सिटी को बनने में थोड़ा समय लगता है। अगर हम ट्रेडिशनल सेंस में जाएं तो 25 ईयर्स मिनिमम उसकी ज़रूरत है। आज ये एक बहुत प्रोग्रेसिव यूनिवर्सिटी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ख़ास तौर पर साउथ हरियाणा के या इस साइड के जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ पर प्रेफर करते हैं एजुकेशन में। वहाँ पर एक डाइवर्सिफाइड और बड़ा पीसफुल माहौल है। हमारी जो फैकल्टी है टैलेंटेड फैकल्टी है और हम अपने सारे सिस्टम को डिजिटलाइज कर रहे हैं, चाहे वो हमारा एडमिशन का प्रोसेस हो या एग्जामिनेशन का प्रोसेस हो। आने वाले टाइम में NEP 2020 के तहत जितने भी उसके तत्व हैं उन तत्वों के अनुसार हम उस तरीके की एक क्वालिटेटिव जो एजुकेशन है, गुणात्मक जो शिक्षा है वो प्रदान करने में बिल्कुल कमिटेड है और उम्मीद करते हैं कि हम उसको आपके जो भी मापदंड हैं या NEP 2020 के मापदंड हैं उस पर खरे उतरेंगे। बिल्कुल सर, आप हमारे स्टूडियो में आए और नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर इतनी गहराई से, इतनी खूबसूरत तरीके से आपने जो जानकारी दी उसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपका।